जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं दीपान मांडव एक बार फिर से लेकर आया हूँ 2025 का फैक्ट नंबर 3, जिसका कोड है आपका 347 KC। मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने 2025 का पहला फैक्ट और दूसरा फैक्ट, जिनका कोड नंबर 347 KA और 347 KB था, वो हमने फॉलो कर लिया था। तो आज की वीडियो में तीसरा फैक्ट फॉलो करने वाले हैं, जिसका कोड नंबर आपको लिखने करता है 347 KC होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की, एमसीक्यू की। हमारे पास तो 6 एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। 6 के 6 मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या उसका आंसर क्या होगा? बी। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से ग का ए और ड का बी और च का बी, ये इसके आंसर होंगे। एमसीक्यू के मैंने डायरेक्ट आपके आंसर सोल्व करा दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्या की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। क्वथनांक, उन्नयन एवं मोलरता में क्या संबंध है? दूसरे के क्या में बताना है, क्वथनांक, उन्नयन एवं मोलरता में क्या संबंध है। क्या बच्चों, क्वथनांक और मोलरता में क्या संबंध होगा? इसका फॉर्मूला होता है डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है मोलरता के। अगर इसे हटाओगे आप अनुक्रमानुपाती को, तो आपका हो जाएगा डेल टीबी इक्वल के बी एम। एम यहाँ पे क्या होगा? आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। जहां मैंने लिखा हुआ है, जहां डेल डेल टीबी क्वथनांक का उन्नयन, एम विलयन की मोलरता और के बी विलायक के मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। क्या होगा? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक होने वाला है यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या आपने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या कह रहा है? HgCl2 तथा FnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? इन्होंने कहा कि HgCl2 जो है मरकरी क्लोराइड और आपका FnCl2 जलीय विलयन में एक साथ नहीं रह सकते, क्यों? कारण लिख रखा है मेरे बच्चों, HgCl2 और FnCl2 एक जलीय विलयन में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि FnCl2 एक प्रबल उपचायक होता है, फिर अपचायक होता है। क्या होगा? एक प्रबल अपचायक होगा, जिससे HgCl2 को HgCl2 में HgCl2 को Hg2Cl2 में अपचयित कर देता है, जिससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। या आप ऐसे लिख सकते हो, जिसके परिणाम स्वरूप एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो दोनों यौगिकों का उपभोग करती है। ये कारण है आपका, जो आपका HgCl2 और FnCl2 एक साथ जलीय विलयन नहीं बना सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं दूसरे गैर की। दूसरा गैर क्या है? दूसरे गैर है प्यारे बच्चों, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि FeONH3 5Cl तथा FeONH3 5FO4Cl आयनीकरण समावी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसका आंसर आयनीकरण समयावता में यौगिक, आयनीकरण समयावता में यौगिक के आणविक सूत्र समान हो सकते हैं और होते भी हैं, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं। आयनीकरण समयावता में यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन वे जलीय घोल में विभिन्न आयन देते हैं। आणविक सूत्र समान हो सकते हैं लेकिन जब उनका जलीय विलयन तैयार करेंगे, तब क्या हो सकता है? तब आपका उनके जो जलीय घोल होंगे वो क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। कारण क्या है? ध्यान से देखिए, जब भी हम FeONH3 5Cl, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों पेंटा एमीन क्लोरो कार्बोनेट का सल्फेट, ठीक है। का अल्पफी नाम क्या होगा? या अल्पफी नाम मैंने आपको बता दिया। तो जल में घोला जाता है तो सल्फेट आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? सल्फेट आयन, SO4 -2 आयन इसका हमें प्राप्त हो जाएगा।
जब FeO NH5SO4 को जल में घोला जाता है तो ये क्लोराइड यानी Cl- आयन प्राप्त होगा। यानी कि जब भी हम इसको जल में घोलेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, हमें SO4 आयन निकलेगा और यहां से निकलेगा इसे घोलने पर Cl- आयन निकल जाएगा। और यही कारण है आपका कि आयनीकरण समय आपके यौगिक जो बनेंगे आपके, फिर इनके जलीय विलयन जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आणविक सूत्र समान हो सकते हैं लेकिन जलीय विलयन क्या होंगे, इनके अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, हमें पूर्ण करना है। जो कि रखे C2H5Br KOH के साथ रिएक्शन कराने प्यारे बच्चों आपका अल्कोहल यानी एथेनॉल प्राप्त आपको हो जाएगा। फिर एथेनॉल को K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड यानी कि एथेनोइक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 किलो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। एक बार फिर पढ़ देता हूं न्यूमेरिकल। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, जैसा कि इसका मैंने सॉल्यूशन बोर्ड पे लिख दिया है। सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्या, विलय का द्रव्यमान जो हमने मान लिया W1 कितना है 6 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान W2 कितना है हमारा 200 ग्राम, इसे बदल देंगे हम किलोग्राम में, ग्राम क्या बदल दें किलोग्राम में। तो 200 ग्राम जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 ग्राम। फिर दिया हुआ है हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb जिसकी वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान होता है मेरे बच्चों 60, कितना होता है आपका 60, तो मैंने मोलर द्रव्यमान इसका 60 लिख लिया है। तब मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, W1 अपॉन M1 इंटू W2 किलोग्राम में। ठीक है, W1 क्या है, W1 है विलय का द्रव्यमान बटे विलाय, ठीक है, आप मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते थे इसका W1 M1। देखिए अगर मैं मोलरता का फॉर्मूला बताऊं तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन विलायक का आयतन किसमें, केजी में। विलायक का इधर विलायक का द्रव्यमान आएगा, आयतन नहीं होगा, क्या होगा द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, किसमें होगा किलोग्राम में। अगर विलय के मोल निकालने हैं प्यारे बच्चों तो म्यू मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकलते हैं भार बटे अनुभार से। कि भार क्या है हमारा, भार दे रखा है प्यारे बच्चों, अगर W1 मान ले और अनुभार क्या मान ले M1, और विलायक का द्रव्यमान क्या मान ले हम मान लेते हैं आप W2। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा W अपॉन M1 इंटू W2। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, केजी में होगा तो केजी में लिख लेंगे, अगर केजी में आप नहीं ले रहे तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको इंटू 1000, 1000 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन यहाँ से आया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे लेना क्या दे रखा है, अब हमें 6 कितना दे रखा है आपको, W1 की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 नोट कर लिया, और आपका M1 कितना है, आपका M1 है 60 वो नोट कर लिया, और W2 कितना केजी में 0.2 किलोग्राम वो नोट कर लिया। अब करते क्या है, यहाँ से पॉइंट से यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं, हो जाएगा 60, 60 से 60 कट जाएगा, कितना बचेगा प्यारा बच्चों 1/2,
1/2 को लिख सकता हूँ 0.5, 0.5। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला होगा डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, जैसे कि हमने दूसरे की क्या में आपको समझाया भी था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था इसका की मोलरता में और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध है। ठीक है, तो डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू 0.5 दो और एम की वैल्यू कितनी निकल रही है आपकी 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.26 कैलोरी। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का कैलोरी। अब बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले बच्चों, अभी तक अगर आपने पिछले फैक्ट फॉलो नहीं करे हैं तो पिछले फैक्ट फॉलो कर लेना। इस वीडियो में भी मैं उन फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ बार बार कि 2 फैक्ट पहले फॉलो हो चुके हैं, तीसरा फैक्ट ये चल रहा है जिसका कोड नंबर 347 के सी होगा। 2025 के फैक्ट है। ठीक है, 2024 के भी कराएंगे जल्दी ही ये आपके फैक्ट जैसे फॉलो होंगे हम तुरंत 2024 के भी कराना स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ अब कुछ दिन में आपके फिजिक्स के और मैथ के भी जल्दी ही अनफोल्ड फॉलो होने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। ठीक है, 2 अभिकर्मक दे रखे हैं। पहला अभिकर्मक है बेंजिल अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। जब हम बेंजिल अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन करेंगे तो वहां अभिकर्मक क्या यूज होगा वो बताना है। दूसरा बताना है ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ओल का बनना। जब हमारा ब्यूटेन 2 ओन बनेगा, क्या ब्यूटेन 2 ओन से बनेगा ब्यूटेन 2 ओल, तो वहां क्या अभिकर्मक होगा, उन दोनों के नाम बताने हैं। ठीक है, देखो पहला था हमारा, पहला क्या था, बेंजिल अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। तो इसमें क्या अभिकर्मक यूज होगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला हो KMnO4, KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आप यूज कर लेना। ठीक है, अब चाहो तो डैश OH भी लगा सकते हो क्यों क्षारीय है, दिखा देंगे आप इसे। फिर है दूसरा ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ओल का बनना। ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ओल का बनना, ओन से ओल का बनना। तो यहां अभिकर्मक यूज होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4। यहाँ पे ये अभिकर्मक आप यूज कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या करनी है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कुछ नहीं लिखना। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि इसकी अभिक्रिया इससे कराने पर आपको ये प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ क्या मांगा है, इनमें केवल रासायनिक समीकरण आप लिख के आना, फिर भी लिख देना। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और ब्यूट 2 इन ओल, ब्यूट 2 इन ओल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एथेनॉल लो, ये एथेनॉल का फॉर्मूला एथेनॉल। ठीक है, फिर एथेनॉल, एथेनॉल फिर एथेनॉल से चेंज करना है। आपने एथेनॉल दिया, ये आपका एथेनॉल है, CH3CHO NaOH की साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपका बनेगा CH3CHOH CH3HO। ठीक है, अब अगर आप इसकी अभिक्रिया, इसी की अभिक्रिया, ये आपका सेकंड पार्ट मिल जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, इसे गर्म कर दोगे आप, इसी आगे गर्म कर दोगे तो आपका CH3 डबल बॉन्ड CHO प्लस वाटर बार निकल जाएगा। एक ही रिएक्शन से आपके दोनों ही रिएक्शन प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, जब भी हमने क्या करा, एथेनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो आपका CH3CHOH और CH2CHO बाहर निकल गया। अब जो आपका CH3CHOH CH2CHO निकल का आया, उसमें हमने क्या करा, गर्म कर दी। जब गर्म करोगे CH3CH डबल बॉन्ड CHO और आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कीटोन फैलिंग विलयन तथा टोलिन अभिकर्मक, कीटोन फैलिंग तथा कीटोन अभिकर्मक
अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रैक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देते हैं, क्यों? कारण बताना है। ये कह रहा है कीटोन फैलिंग विलयन तथा टोलिन अभिकर्मकों को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रैक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देते हैं, क्यों? उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आंसर है कीटोन फैलिंग विलयन और टोलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, क्योंकि कीटोन समूह डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड समूह की तरह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती। ये कह रहा है, फिर सुनिए, कीटोन फैलिंग विलयन और कीटोलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, क्योंकि कीटोन समूह यानी सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड समूह की तरह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। जैसा कि आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा एल्डिहाइड आसानी से, लेकिन आपका कीटोन समूह ऑक्सीकृत आसानी से नहीं होगा। लेकिन फ्रैक्टोज में एक कीटोन समूह होता है, फ्रैक्टोज में कीटोन समूह होता है जो कि क्षारीय माध्यम में फैलिंग और टोलिन अभिकर्मकों के लिए आवश्यक है। फ्रैक्टोज पुनरावर्तित होकर ग्लूकोज और मैनोज जैसे एल्डिहाइड शर्कराओं में बदल जाता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसलिए वे इन अभिकर्मकों को अपचयित कर देती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। फ्रैक्टोज में एक कीटोन समूह होता है जो कि क्षारीय माध्यम में फैलिंग और टोलिन अभिकर्मकों के लिए आवश्यक है। फ्रैक्टोज पुनर्व्यवस्थित होकर ग्लूकोज और मैनोज जैसे एल्डोज शर्कराओं में बदल जाता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है, और इसलिए वे इन अभिकर्मकों को अपचयित कर देती है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 का यह भी हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, तो देखते हैं अब हम।